नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीजनल स्टडी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का प्रादेशिक अध्ययन की आज हम बात करेंगे। बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। साथ ही यह जनसंख्या की दृष्टि से भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। ब्राज़ील के उत्तर में कैरिबियन सागर तथा इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर अवस्थित है। यानी इसके उत्तर में तो कैरिबियन सागर है और इसके दक्षिण में अटलांटिक महासागर है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो। अब हम बात करते हैं ब्राज़ील के धरातलीय स्वरूप की। धरातलीय स्वरूप के आधार पर ब्राज़ील को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है गयाना पठारी प्रदेश, दूसरा है अमेज़न बेसिन, तीसरा है ब्राज़ील का पठारी प्रदेश और लास्ट चौथा है ब्राज़ील का तटीय प्रदेश। इन धरातलीय स्वरूपों के या इन प्रदेशों के एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गयाना के पठारी प्रदेश की। गयाना का पठारी प्रदेश यह अमेज़न बेसिन के उत्तर में स्थित है और यह पठारी प्रदेश कटाफटा, यानी जो गयाना का पठारी प्रदेश है वो कटाफटा है और यह अमेज़न बेसिन के उत्तर में स्थित है। गयाना के पठारी प्रदेश को शुष्क, जो गयाना का पठारी प्रदेश है इसका जो शुष्क आंतरिक भाग है उसे सरटाओ के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो गयाना के पठारी प्रदेश का जो आंतरिक भाग है जो कि शुष्क है इसे सरटाओ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर लंबे समय तक या अत्यधिक लंबे समय तक सूखे रहने के या अकाल रहने के कारण यहाँ गरीबी अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे धरातलीय स्वरूप या प्रदेश की, वो है अमेज़न बेसिन प्रदेश। अमेज़न बेसिन गयाना पठारी प्रदेश से लेकर ब्राज़ील के पठारी प्रदेश तक फैला हुआ है। यानी कि अमेज़न बेसिन क्षेत्र है वो गयाना के पठारी भाग से लेकर ब्राज़ील के पठारी प्रदेश तक फैला हुआ है और यह बेसिन यानी अमेज़न बेसिन जलोढ़ मिट्टियों द्वारा निर्मित है और यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ की वर्ष पर उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा इस जलवायु की विशेषताएं हैं जो कि अमेज़न बेसिन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे धरातलीय स्वरूप के बारे में, वो है ब्राज़ील का पठारी प्रदेश। ब्राज़ील का पठारी प्रदेश अमेज़न बेसिन के दक्षिण में तथा पूर्व में ब्राज़ील उच्च भूमि तक फैला हुआ है। यानी यह अमेज़न बेसिन प्रदेश के दक्षिण में फैला हुआ है और पूर्व में ब्राज़ील उच्च भूमि तक फैला हुआ है। ब्राज़ील के पठारी प्रदेश को गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है या गोंडवाना भूखंड का ही एक भाग माना जाता है। यह पठारी प्रदेश अत्यंत कठोर चट्टानों से बना हुआ है। यानी यह अत्यधिक कठोर चट्टानों से निर्मित प्रदेश है और यह पठारी प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है। यानी ब्राज़ील के पठारी प्रदेश में खनिज संपदा अत्यधिक मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राज़ील के तटीय प्रदेश की। इसके अंतर्गत जो अटलांटिक का तटीय भाग है वो आता है। यानी ब्राज़ील के तटीय प्रदेश के अंतर्गत अटलांटिक का जो तटवर्ती भाग है वो आता है और इसका उत्तरी भाग तो अत्यधिक चौड़ा है जबकि पूर्वी भाग इसका सकरा है। यानी इसका उत्तरी भाग चौड़ा है जबकि पूर्वी भाग सकरा है और इस तटवर्ती प्रदेश के किनारे पर अनेक बड़े बड़े नगर स्थित हैं। यानी ब्राज़ील के बड़े बड़े शहर इस तटवर्ती मैदान या किनारों पर ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हम देख लेते हैं ब्राज़ील के धरातलीय स्वरूप को, जिसमें कि सबसे ऊपर है गयाना का पठार, उसके नीचे है अमेज़न बेसिन, अमेज़न बेसिन के दक्षिण में है ब्राज़ील का पठार और अटलांटिक महासागर के तटवर्ती भागों में तटीय मैदान। अब हम बात करते हैं ब्राज़ील की जलवायु के बारे में। ब्राज़ील की जलवायु मुख्यतः उष्ण आर्द्र जलवायु है। यानी ब्राज़ील की जो जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है, उष्ण आर्द्र जलवायु है। यहाँ की जलवायु पर विषुवतीय जलवायु या विषुवत रेखीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है उष्ण आर्द्र जलवायु, दूसरे नंबर पे है सवाना तुल्य जलवायु, तीसरे नंबर पे है
उष्ण मानसूनी जलवायु और लास्ट चौथे नंबर पे है शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु की। तो उष्ण आर्द्र जलवायु ब्राज़ील में अमेज़न बेसिन के क्षेत्रों में देखने को मिलती है और यह प्रदेश आर्द्र होता है, यानी यहाँ पर वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट बात करें सवाना तुल्य जलवायु की। तो सवाना तुल्य जलवायु अमेज़न बेसिन के दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है, यानी यह पठारी प्रदेश के आंतरिक भागों में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर औसत तापमान रहता है 27 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म ऋतु में, जबकि शीत ऋतु में औसत तापमान रहता है 10 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर औसत वर्षा होती है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं उष्ण मानसूनी जलवायु के बारे में। तो उष्ण मानसूनी जलवायु ब्राज़ील में उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में देखने को मिलती है, यानी जो ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी तटीय भाग है वहाँ पर उष्ण मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक रहती है। और लास्ट बात करते हैं हम शीतोष्ण मानसूनी जलवायु की। शीतोष्ण मानसूनी जलवायु ब्राज़ील के पठार का जो दक्षिणी भाग है उसमें देखने को मिलती है, यानी ब्राज़ील के पठारी भाग के दक्षिणी भागों में इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य रहती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि शीत ऋतु में औसत तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये तो बात की हमने ब्राज़ील की जलवायु के बारे में। ब्राज़ील में 4 प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। पहली है उष्ण आर्द्र जलवायु, दूसरी है सवाना तुल्य जलवायु, तीसरी है उष्ण मानसूनी जलवायु, लास्ट चौथी है शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्राज़ील के अपवाह तंत्र के बारे में। ब्राज़ील में 3 मुख्य जल प्रवाह या अपवाह तंत्र देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला है अमेज़न नदी का जल प्रवाह क्षेत्र, दूसरा है पराना पराग्वे का जल प्रवाह क्षेत्र और लास्ट तीसरा है साओ फ्रांसिस्को का जल प्रवाह क्षेत्र। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अमेज़न नदी के जल प्रवाह क्षेत्र की। तो अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और यह तेज़ बहाव वाली नदी है। अमेज़न नदी एक तेज़ बहाव वाली नदी है और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में है पारू, ब्रेंको, रियो निग्रो, जापुरा, जिंगू, मेडीरा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। और ब्राज़ील में अमेज़न नदी को सेलिमोस के नाम से भी जाना जाता है, यानी सेलिमोस नदी के नाम से जाना जाता है अमेज़न नदी को ब्राज़ील में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पराना पराग्वे के जल प्रवाह क्षेत्र की। तो पराना नदी के उद्गम क्षेत्र की बात करें तो इसका उद्गम होता है ब्राज़ील के उच्च पठारी क्षेत्रों से और पराग्वे नदी का उद्गम होता है बोलिवियन की चोटियों से, यानी पराना नदी का तो ब्राज़ील के उच्च पठारी क्षेत्र से उद्गम होता है, जबकि पराग्वे नदी का बोलिवियन की चोटियों से उद्गम होता है। ये नदियाँ रियो डी ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती है और अंत में अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे अपवाह तंत्र यानी साओ फ्रांसिस्को के जल प्रवाह क्षेत्र की तंत्र की। इस नदी साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राज़ील तट के समानांतर बहती है और इस नदी पर पालो अफांसो जलप्रपात का निर्माण भी होता है, यानी इस पे जो जलप्रपात बनता है वो उसका नाम है पालो अफांसो जलप्रपात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अपवाह तंत्र को इस मैप में हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर में हमें अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियाँ देखने को मिलेगी, जबकि इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हमें पराना पराग्वे जल प्रवाह तंत्र देखने को मिलता है और इसके अटलांटिक तटीय भाग में हमें साओ फ्रांसिस्को जल प्रवाह तंत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राज़ील में मिलने वाली मिट्टियों के बारे में। तो ब्राज़ील में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार की मिट्टियाँ या मृदाएँ देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहले है लेटेराइट मृदा, दूसरे नंबर पे है जलोढ़ मृदा और तीसरे नंबर पे है टेरारोसा मृदा। लेटेराइट मृदा की बात करें तो यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है,
जबकि जलोढ़ मृदाएं अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और टेरा रोसा मृदा ब्राज़ील के पठारी क्षेत्रों में या जो ज्वालामुखी उद्गार वाला जो पठारी भाग है उनमें देखने को मिलती है। और यह मृदा कहवा उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। टेरा रोसा मृदा कहवा उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयुक्त या उपजाऊ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। यहाँ पर जलवायुवीय दशाएं, धरातलीय स्वरूप और अक्षांशीय विस्तार के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहले हम बात करें वह है उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय वन। दूसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तीसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। चौथे नंबर पे है मिश्रित वन। पाँचवें नंबर पे है शीतोष्ण घास के मैदान और छठे नंबर पे है शुष्क वन। सबसे पहले हम बात करें उष्ण आर्द्र विषुवतीय भूमध्य रेखीय वनों की, तो इस प्रकार के वन अधिक वर्षा वाले व भूमध्य रेखीय प्रदेशों के निकट वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जहाँ की वर्षा अत्यधिक व तापमान भी अत्यधिक होता है। इन उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय वनों को सेल्वा वनों के नाम से भी जाना जाता है। और ब्राज़ील में इस प्रकार के वन अमेज़न बेसिन में देखने को मिलते हैं, यानी ब्राज़ील का जो अमेज़न बेसिन वाला भाग है उसमें उष्ण आर्द्र विषुवत रेखीय वन देखने को मिलते हैं। इन वनों में मुख्यतः सागौन, एबोनी, रोजवुड, टिब्रिया, बलाटा आदि वृक्ष मुख्यतः देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की। तो ब्राज़ील में इस प्रकार के घास के मैदान पठारी भागों में देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि कंपोज घास के मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो ब्राज़ील का पठारी भाग पर जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं उन्हें कंपोज घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ब्राज़ील में इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहाँ की वर्षा कम होती है। ब्राज़ील के पठार का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इन वनों की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें एक ही जाति के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित वन। मिश्रित वनों में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ और नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन मिलते हैं। यानी मिश्रित वनों में दो प्रकार के वन आते हैं, जिनमें चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन और नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों की। तो ब्राज़ील में शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। यानी दक्षिणी ब्राज़ील में जो शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं उन्हें पंपास नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट है शुष्क वन। तो ब्राज़ील का जो आंतरिक शुष्क भाग है वहाँ पर शुष्क कटीले वन देखने को मिलते हैं। इन्हें कटिंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्राज़ील के कृषि के बारे में, यानी यहाँ पर किस कृषि की क्या दशाएं हैं और किस किस की कृषि यहाँ पर की जाती है। बात करें हम ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। अगर हम उनकी बात करें तो उनमें है गेहूँ, मक्का, कहवा, कपास आदि है, जिनका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है या ब्राज़ील में किया जाता है। यह ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक एवं निर्यातक देश है और इसी कारण इसे विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील को कहवा उत्पादन के कारण ही विश्व का कहवा पात्र के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उत्पादित होने वाली फसलों में गेहूँ की। ब्राज़ील में गेहूँ यहाँ का मुख्य खाद्य फसल है और गेहूँ का उत्पादन ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में किया जाता है। यानी जो ब्राज़ील का दक्षिणी भाग है उस क्षेत्रों में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मक्का की। मक्का भी यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसका उपयोग भोजन और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है।
ब्राज़ील में मक्का का उत्पादन साओ पालो, मिनास गेरास, रियो ग्रांडे डी सुल आदि राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहवा की। ब्राज़ील विश्व का बृहत्तम कहवा उत्पादक देश है और यहाँ पर कहवा का अत्यधिक उत्पादन होने का प्रमुख कारण है उत्तम जलवायु, लावा निर्मित उपजाऊ मिट्टी, परिवहन की समुचित व्यवस्था, सस्ता श्रम आदि दशाओं के कारण यहाँ पर कहवा का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। ब्राज़ील में प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र है साओ पोलो एवं मिनास गेरास राज्य। साओ पोलो और मिनास गेरास राज्य ब्राज़ील के प्रमुख कहवा उत्पादक देश क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहवे के बड़े बड़े बागान देखने को मिलते हैं जिन्हें कि ब्राज़ील में फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। यानी ब्राज़ील में जो कहवा के बड़े बड़े बागान हैं उन्हें फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपास की। ब्राज़ील में कपास का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर कपास उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें सबसे पहला है उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र। यानी ब्राज़ील में दो प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं जिनमें पहला है उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं गन्ना की। तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भी ब्राज़ील का विश्व में प्रमुख स्थान है। यहाँ पर गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें सबसे पहला है ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी भाग जहाँ पर कि पाराइबो, पेराम्बुको, अलागोआस, सरजोई प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है और दूसरा ब्राज़ील का दूसरा गन्ना उत्पादक क्षेत्र वो है कंपोस घास के मैदान का दक्षिणी भाग जिसमें कि मिनास गेरास व साओ पोलो प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। लास्ट हम बात करते हैं रबड़ की। तो ब्राज़ील रबड़ उत्पादन की या रबड़ की मूल भूमि रही है। यहाँ पर रबड़ का उत्पादन मुख्यतः अमेज़न बेसिन में किया जाता है। यानी अमेज़न घाटी का जो क्षेत्र है उसमें रबड़ का उत्पादन किया जाता है। यहाँ रबड़ के पौधे प्राकृतिक रूप में उगते हैं। यहाँ की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर रबड़ के पौधे प्राकृतिक रूप में उगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राज़ील के खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो ब्राज़ील में अनेक प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है या खनिज संपदा यहाँ मिलती है। यहाँ पर मुख्यतः लोहा अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिज मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें लोहा अयस्क की। तो ब्राज़ील में लोहा अयस्क का उत्पादन या जो प्रमुख संचित भंडार क्षेत्र है वो है मिनास गेरास राज्य। यानी जो ब्राज़ील का मिनास गेरास राज्य है वो प्रमुख लोहा अयस्क राज्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीज़ की। तो ब्राज़ील में मैग्नीज़ का जो भंडार है वो है मिनास गेरास राज्य, बाहिया राज्य व मांटो ग्रासो राज्य प्रमुख मैग्नीज़ भंडार के क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नज़ारे, लफलेट, अमापा में भी मैग्नीज़ के भंडार मिलते हैं। यहाँ पर अमाया खान विश्व की प्रमुख मैग्नीज़ खान है। यानी जो यहाँ की अमाया खान है वह विश्व की प्रमुख मैग्नीज़ खान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोयले की। तो ब्राज़ील में कोयले के सीमित भंडार देखने को मिलते हैं। यहाँ कोयला अत्यधिक मात्रा में नहीं मिलता है। यानी कोयले की मात्रा यहाँ कम है। यहाँ पर जहाँ कोयला उत्पादित होता है वो क्षेत्र है मांटो ग्रास, सांता कैटेरिना, पराना व रियो ग्रांडे डी सुल राज्यों में कोयला उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ के औद्योगिक विकास की। तो ब्राज़ील एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है जो कि सीमित मात्रा में हुआ है। यहाँ पर मुख्यतः लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज़ उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग आदि का विकास हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोहा एवं इस्पात उद्योग की। तो ब्राज़ील में लोहा अयस्क के विशाल भंडार की उपलब्धता के कारण यहाँ पर लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। ब्राज़ील में
कोरम्बा, साओ पोलो, मिनास गेराज क्षेत्रों में लौह इस्पात के कारखाने हैं। यानी कोरम्बा, साओ पोलो, मिनास गेराज क्षेत्रों में लौह इस्पात के कारखाने अवस्थित है ब्राज़ील के। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। तो कपास उत्पादन में प्रमुख देश होने के कारण ब्राज़ील में सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है। यहाँ पर जो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र स्थापित है वो है साओ पोलो। साओ पोलो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। इसके अतिरिक्त रियो डी जेनेरो में भी सूती वस्त्र उद्योगों के कारखाने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीनी उद्योग की। तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी देश होने के कारण यहाँ पर चीनी उद्योगों का भी विकास हुआ है। यहाँ पर जो चीनी उद्योगों के प्रमुख केंद्र वो है पराइल, पराम्बुको, मिनास जिरास, बहिया, रियो डी जेनेरो आदि प्रमुख राज्य हैं जहाँ की चीनी उद्योगों के कारखाने अवस्थित हैं। लास्ट हम बात करते हैं कागज़ उद्योग की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील वन संपदा की दृष्टि से संपन्न है। इस कारण यहाँ पर कागज़ उद्योगों का भी विकास अत्यधिक हुआ है। यहाँ पर मोटा कागज, गत्ता आदि के कारखाने स्थापित हैं। ब्राज़ील में जो प्रमुख कागज़ उद्योगों को केंद्र स्थापित वो है पराना राज्य और मेंटो अलेग्रे। यानी पराना राज्य का जो मेंटो अलेग्रे क्षेत्र है वहाँ पर प्रमुख कागज़ उद्योग केंद्र या कारखाने स्थापित हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात की ब्राज़ील के प्रादेशिक अध्ययन के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।